Hey learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो CLAT PG 2024 का एग्जाम हो चुका आपका 3 दिसंबर को एंड उसके बाद हमने आंसर कीज वगैरह भी डिस्कस करी। क्योंकि आपके प्रोविजनल आंसर की अब आ चुकी है तो डेफिनेटली आपने टैली कर लिया होगा अपने पेपर को कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। और अब जो सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन आता है वो ये है कि मैम हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या हमें एनएलयू मिलेगा या फिर हमें कौन सा एनएलयू मिलेगा? हम टॉप 10 में जाएंगे या हमें टॉप 5 मिल जाएगा या फिर हमें टॉप 2 भी मिल सकता है? ये बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली स्टूडेंट्स के मन में चल रहे हैं। हमने अपने चैनल पर पोल क्रिएट किया था जिसके बेसिस पर हमें समझ में आया कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो डेफिनेटली इस बार का पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, पोल का रिजल्ट देखते हुए आज मैं एक आपके पास मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आई हूँ। जी हाँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये टेंटेटिव कट ऑफ हो सकती है। डेफिनेटली मैं कंसोर्शियम नहीं हूँ, मैं अपने बेसिस पे जो मेरे तरफ से बेस्ट हो सकता है वो मैं आज आपको प्रोवाइड करूँगी एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कई पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स रिलेटेड टू आपके क्लैट पीजी 2024 के एग्जाम को लेके मिलेगी इसी चैनल पर आपको। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू गाइस कि जो लोग भी क्लैट पीजी 2024 में अपीयर हुए थे एंड वो हमारे प्लस बैच के स्टूडेंट रहे हैं, तो अगर अभी तक उन्होंने इस क्लैट पीजी 2024 रैंकर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपको मौका यहाँ पर मिल रहा है बहुत सारे रिवॉर्ड्स को पाने का। जी हाँ, अगर आपकी 1 से 10 के बीच में रैंक आती है तो 5 टाइम्स आपका जो फीस थी उसका 5 टाइम्स आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। यहाँ पर 11 to 50 के बीच में आती है अगर आपकी रैंक तो आपको 3 टाइम्स आपके फीस का रिवॉर्ड दिया जाएगा। 51 से 100 के बीच में अगर आता है तो आपको अमेजोन वाउचर मिलेगा वर्थ 10,000 रुपीज़। एंड अगर आपकी 100 से मिनिमम 100 से कम मतलब 100 से ऊपर 51 to 100 तो हो गया, 100 से ज़्यादा अगर रैंक ऊपर आती है तो यू विल डेफिनेटली गेट अमेजोन वाउचर वर्थ 2,500। यस, 2,500 तक बेसिकली। सो ये आपका सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है आइकॉनिक और प्लस यूजर्स के लिए। तो क्यूआर कोड स्कैन करना है, गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, आपको उसको भर देना है। रही बात तो हमारा क्लैट पीजी 2025 का अचीवर्स बैच लॉन्च होने जा रहा है 14 दिसंबर से। जी हाँ, यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको 350 प्लस लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, साथ ही साथ 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलने वाले हैं यहाँ पर। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड msing10। अगर आपने मुझे कभी भी देखा है, कभी भी मेरे से पढ़ा है, फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस में अगर पढ़ा है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो चल रहा होगा वो डेफिनेटली आपके इस कोर्स पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके। ये आपका एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्टोर्स में अवेलेबल है, आपको ये कोड यूज करना है एंड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। अगर आप कोई भी पेपर देते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है तो दिस कोर्स विल हेल्प यू डेफिनेटली। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी एजुकेटर्स अपने पार्ट पे करवाते हैं। मॉक टेस्ट तो हमने बता ही दिया, आपको मिलेगा ही मिलेगा 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड ये इन क्लास पीडीएफ भी हम प्रोवाइड यहाँ पर करते हैं। रही बात क्लैट पीजी 2024 की, अगर मॉक टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तो 1900 में आप परचेज कर सकते हैं 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जी हाँ, हमने 20, ये जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं 25, एंड अगर वो लोग पूरा कोर्स नहीं लेना चाहते, दे आर जस्ट ओनली इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस मॉक टेस्ट सीरीज, तो वो ये परचेज कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड msing10 फॉर एडिशनल डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस। ये रही मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल। अगर आपने कभी विजिट नहीं किया है तो आपको बता दूं, ये एक कॉलम है यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लासेस का। जी हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी तैयारी करनी है एंड जिसमें आपको कुछ एडिशनल हेल्प हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो ये क्लासेस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। एक बार जाके विजिट जरूर करना। ये है मेरा नाम मंजरी सिंह, फॉलो बटन दबा देना जिससे कि सारी अपकमिंग क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें।
ऑलमोस्ट डेली मैं ये क्लासेस लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो PYQs हमने डिस्कस किए हैं, हमने जूरिस्प्रूडेंस, हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट लगाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल के। उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर जजमेंट सीरीज भी चलाई हैं। ये सिर्फ कुछ केसेस हैं, ये सिर्फ कुछ क्लासेस हैं जो आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके की बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आज से मैं TPA की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। जी हाँ, प्रॉपर्टी लॉज में यहाँ पर पढ़ाऊंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय क्लास एट 6:30 PM टुडे। यहाँ पर आपको स्पेशल क्लास मिल जाएगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। एंड रही बात, अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इस QR कोड को स्कैन करो, इस चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको इस पर मिलती रहेंगी। तो अब आते हैं हम आज के मेन डिस्कशन पे। उससे पहले कल 4 दिसंबर को, परसों 4 दिसंबर को शाम के टाइम पे ये एक नोटिफिकेशन आया था क्लैट कंसोर्शियम की तरफ से। वहां पर उन्होंने प्रोविजनल आंसर की तो आपकी 4 दिसंबर को रिलीज कर दी। साथ ही साथ ऑब्जेक्शन की डेट भी अब खत्म हो गई, क्योंकि शाम 7 बजे से 5 दिसंबर शाम 7 बजे तक इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए रखा था। नाउ पब्लिकेशन ऑफ फाइनल आंसर की का कब होगा, तो वो 9 दिसंबर को होगा, तो ये डेट याद रखना। अब जो भी ऑब्जेक्शंस वगैरह रेज हुए होंगे, जैसा कि कुछ एक आध क्वेश्चंस में लग रहा था कि हाँ गलत है, तो डेफिनेटली उसमें रेज होना चाहिए। फिर आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी हो जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स को लग रहा था कि जान में आ सकता है या क्या, लेकिन 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा एंड देन आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 12 दिसंबर से। क्योंकि आपको पता है कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, फर्स्ट लिस्ट आती है, सेकेंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, फिर उसके बाद वेकेंट सीट्स भी बीच बीच में रह जाती हैं जब, तो उनके लिए अलग राउंड चलते हैं। तो इन दैट केस यहाँ पर ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तो ऑलमोस्ट हो सकता है पूरा दिसंबर इसी में आपका चला जाए, बट इसीलिए बहुत जल्दी प्रोसेस इनका होता भी है कि लोगों को कंफ्यूजन एक ना रहे, टाइम रहते उनका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो ये डेट्स मार्क कर लो, ये आपको याद रखनी है, बाकी हम तो अपडेट आपको देते ही रहेंगे। अब बात करें अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी मैं फिर से कह रही हूँ, बिफोर आई स्टार्ट विद द कट ऑफ, सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि पेपर का क्या चक्कर था। ठीक है, तो भाई पेपर देखो क्या था, पेपर आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट था। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका पेपर देखने को मिला, क्योंकि स्टूडेंट्स की एक ही शिकायत थी कि पेपर बहुत लेंदी था। लेंदी पेपर होने की वजह से पूरा पेपर वो लोग पढ़ नहीं पाए हैं, पूरा पेपर वो सॉल्व नहीं कर पाए हैं, बहुत दिक्कत हुई है। बहुत कम लोग हैं शायद जिन्होंने पूरा पेपर सॉल्व किया है, एंड वहां पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, शायद पैसेज नहीं पढ़ा या फिर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के कर लिया, उस वजह से मिस्टेक्स बहुत हुई हैं। तो अभी क्या है, स्टेटस ये है कि जो हमने पोल भी क्रिएट कराया उसमें हमको ये मिला कि 60 से कम वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे 60 से कम वाले स्टूडेंट्स मतलब मार्क्स जो लोग गेन कर रहे हैं वो अराउंड 30s में, 40s में, 50s में गेन कर रहे हैं। 60 भी बहुत कम जनता है जो छू पा रही है। ठीक है, लोग मार्क ही क्योंकि करके आए हैं लगभग 80 के करीब, 70 से 80 के बीच में मेजॉरिटी थी जिसने अपने आंसर्स मार्क किए हैं। तो अब सीधी सी बात है, नेगेटिव मार्किंग जाएगा ना, तो 70 से 80 वाले जो थे उनको डेफिनेटली वो 40-50 पे आके अटक गए होंगे। जो लोग थे 90 से प्लस करके मार्क करके आए थे, हो सकता है वो समवेयर 60-70 पे हों। तो ये होना ही था, ये तो मैं आपको बता रही थी कि आपको अटेम्प्ट अच्छा करना पड़ेगा कि आप एक अच्छे नंबर पे आके लाई डाउन करो। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या है कि हमने मेजॉरिटी देखी कि आपकी 50 से 60 नंबर के बीच वाली है, इनफैक्ट 50 से कम वाली तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि पोलिंग हमेशा 100% जनता पे तो होती नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, जितने लोग अपीयर हुए थे, बट एक एवरेज समझे तो 50 से 60 के बीच में स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस डेफिनेटली हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, हर किसी ने किसी न किसी लेवल पे सफ़र किया है, कि कोई पेपर लेंदी होने की वजह से सफ़र कर रहा था, तो किसी के आंसर्स गलत ज़्यादा हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा चली गई है, ये सब कुछ फेस किया है। अब उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमें समझ में आ रहा है कि इस बार का कट ऑफ आपका जो जा सकता है वो ये है कि भाई देखिए, सीधी सी बात है, +-5 आप लेके चलेंगे, एंड दिस इज नॉट वेरी सर्टेन, अगेन आई एम सेइंग दिस इज टेंटेटिव। ठीक है, ये टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज हम बता रहे हैं, क्योंकि एक और चीज होती है कि पेपर कैसा भी आए, एक स्लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होता है जो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता ही करता है। तो अभी आपको लगेगा अच्छा 90 से 100 के बीच में भी क्या लोग आ सकते हैं, जी हाँ, कुछ लोग डेफिनेटली होंगे जो स्टैंड आउट कर रहे होंगे, जिन्होंने पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा।
तो यहाँ पर बहुत तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, हो सकता ऐसा भी हो सकता है कि 1 या 2 बच्चे, क्योंकि पिछली बार भी समवेयर ऐसा हुआ था कि फर्स्ट रैंक के बहुत ज़्यादा थे एंड सेकंड रैंक और फर्स्ट रैंक के बीच में बहुत डिफरेंस था। तो ऐसा भी नहीं है कि हम कह रहे हैं कि 15-20 बच्चों की भीड़ आपको दिख जाए 9 से 100, 90 से 100 के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कुछ बच्चे 2-4 हों एंड उसके बाद एक लंबा गैप हमें देखने को मिले इन रैंक्स के बीच में। तो कंसिडरिंग दैट, अगर आपका 90 से 100 के बीच में अराउंड मार्क्स आता है तो कहीं ना कहीं आपकी 10 से 20 के बीच में रैंक आ सकती है, ये हो सकती है आपकी रैंक। फिर उसके बाद अगर 75 से 90 के बीच में आपके मार्क्स यहाँ पर आते हैं तो आपकी रैंक 20 से 100 के बीच में हो सकती है। अब अगेन यहाँ पे तो ज़्यादा स्लॉट हो गया मैम, क्यों? क्योंकि 75 का जो स्लॉट है 75 to 80, इसमें काफ़ी लोग आ जाएंगे, तो देयरफॉर यहाँ पर ये रैंक का स्लॉट आपका बढ़ जाता है। कंसिडरिंग दैट, अगर ये दोनों नंबर हैं आपके इसमें, यानी आप 75 से 100 के बीच में अगर हैं, तो इतना तो है कि आपको टॉप 2 NLU मिल जाएगा। ठीक है, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, काफी पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको टॉप 2 NLU तो यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाने वाला है। फिर अब अगर हम बात करते हैं कि 65 से 75 के बीच में अगर आपके मार्क्स लगभग आ रहे होंगे तो आप 100 से 300 के बीच में रैंक अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 50 से 65 वाले अपनी रैंक 300 से 900 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 40 to 50 वाले अपनी अप्रोक्सीमेटली 1600 के आसपास रैंक एक्सपेक्ट करेंगे। एंड 30 to 40 यहाँ तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देयर आर स्टूडेंट्स हु आर ऑब्टेनिंग लेस देन 50 मार्क्स, तो समवेयर हमको इनको भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो वो 2500 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैंने कहा कि अगर आप 75 से 100 के बीच में हैं तो डेफिनेटली, विच मीन्स, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर टॉप 100 में हैं तो आपको टॉप 100 में टॉप 2 NLUs डेफिनेटली मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं आपका इस वाले ट्रैक पर, जब आप 300 रैंक तक में आ रहे हैं तो फिर आपको समवेयर पार्ट 5 NLUs है ना, टॉप 5 NLUs आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर टॉप 2 यहाँ पे उठ गया तो उसके बाद जो 100 से 300 रैंक में रहोगे आप, तो टॉप 300 में अगर हो, मैं अगर इजी वे में बताऊं तो टॉप 300 में अगर आपकी रैंक है तो टॉप 5 NLUs आपको मिल जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको देन एंड देयर उसी तरीके से होगा। अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट लिस्ट में ये पूरा रैप अप कर जाएगा। जी हाँ, फर्स्ट लिस्ट में आप कहीं 900 या फिर मैं कह सकती हूँ चलो 1000 रैंक तक, बहुत ज़्यादा भी अगर कट ऑफ नीचे चली जाती है तो 1000 रैंक तक हो सकता है कि पहली लिस्ट यहाँ पर एंड अप हो जाए। तो अब ये मैंने क्या दिया है? ये मैंने ऐसे बताया है कि उसके बाद भी सेकेंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है। तो सेकेंड लिस्ट में अराउंड 1600 वालों का चांस कुछ बन सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट 2500 वाले रैंक के जो अराउंड है, तो भाई इनका थर्ड लिस्ट में बन सकता है, इनका थर्ड लिस्ट में बन सकता है। अब कंसिडरिंग दैट कि मैं ये किन लोगों की बात कर रही हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अनरिजर्व कैटेगरी। जी हाँ, मैं अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर अदर कैटेगरीज, रिजर्व कैटेगरीज की बात नहीं कर रही हूँ। आप पिछले ईयर की कट ऑफ्स वगैरह देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी में गैप कितना होता है। बट कंसिडरिंग दैट अनरिजर्व, यहाँ पर ये अनरिजर्व का बता दिया मैंने। अब यहाँ पर अगर कोई रिजर्व वाला है, विच मीन्स किसी के पास डोमिसाइल है, क्योंकि आपको पता है एनएलयूज में, काफी एनएलयूज में डोमिसाइल रिजर्वेशन है, काफी एनएलयूज में, सब में नहीं काफी में डोमिसाइल रिजर्वेशन है, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। अगर आप विमेन है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। देन यू हैव दिस ओबीसी कैटेगरी, SC ST EWS, ये कैटेगरीज का फायदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो लोग अगर कैटेगरी वाले हैं तो भाई अगर उनका इतना नंबर है तब तो उनका टॉप 1 वाला फाइनल है। फिर अगर उनका इतना नंबर है तो भी उनको टॉप 2 मिल सकता है। फिर वो सेकेंड लिस्ट में अगर आने के उनके चांसेस होते, जहां पर सेम नंबर के साथ अनरिजर्व वाले सेकेंड लिस्ट में पाएंगे, हो सकता है रिजर्व कैटेगरी वाले उसी सेम नंबर के साथ फर्स्ट लिस्ट में पा जाए, नंबर सीट पा जाए। फिर थर्ड लिस्ट इन द सेम वे, थर्ड लिस्ट में अनरिजर्व्ड वाले जब थर्ड लिस्ट में आएंगे उसी सेम नंबर के साथ हो सकता है रिजर्व कैटेगरी वाले सेकेंड लिस्ट में पा जाए सीट। तो ये डेफिनेटली वेरी करेगा कि आप क्या सर्टिफिकेट आप कोई होल्ड करते हैं, रिजर्वेशन कोई होल्ड करते हैं या फिर आप कोई रिजर्वेशन होल्ड नहीं करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हो गया। अब अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि टोटल सीट्स इस बार कितनी हैं, अगर मैं बात करूं तो टोटल सीट्स आपकी इस बार
1350 है, ठीक, जिसमें अनरिजर्व की आपकी जो सीट्स हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 700, जी हाँ ये अप्रोक्सीमेटली है, एंड आपकी रिजर्व सीट जो है वो अप्रोक्सीमेटली फिर चली जाएगी 650 अराउंड, ठीक। अब सीधी सी बात है कि अनरिजर्व वाले आप समझ सकते हो 700 सीट है लगभग, मैंने क्या कहा पहली लिस्ट में ये 900 तक जा सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है क्या फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे, हर बच्चा जो अपीयर हुआ है, हर बच्चा जो 900 रैंक तक आएगा वो हर बच्चा सीट नहीं लेगा, कुछ लोग होंगे जो पीएसयू में चले जाएंगे तो आपकी सीट तो खाली गई ना, एलएलएम उनको नहीं करना है, उनको पीएसयू के लिए उन्होंने पेपर दिया है, कुछ लोग होंगे जो जैक के लिए पेपर दिए होंगे तो डेफिनेटली उनकी सीट्स खाली जाएगी, अच्छा खासा नंबर होता है जो लोग पीएसयू के लिए देते हैं, कुछ सीट्स उनकी खाली जाएगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एलेट में हो जाएंगे, एनएलयू डी ले लेंगे तो वो लोग यहाँ पे सीट छोड़ देंगे, कुछ हैं जिनको अपने मन का एनएलयू नहीं मिलेगा तो फॉर दैट सेक वो लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फर्दर आने वाले और एग्जाम सीयूईटी वगैरह का सोचेंगे, फिर उसके थ्रू वो लोग जाना प्रेफर करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट में उनका खुद का ही होम टाउन वाला एनएलयू हो, तो अगर होम टाउन का एनएलयू नहीं मिलेगा तो फिर वो वहाँ पर कोई भी एनएलयू शायद ऑप्ट ना करें, वो छोड़ दें और फिर वो दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं जिनसे फर्क पड़ता है कि आप सीट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो अच्छा खासा एक स्लॉट होता है जो सीटों को छोड़ता है, देयरफॉर यहाँ पर सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट निकलती है, क्योंकि वो आपकी वेकेंट सीट होती है, जब फर्स्ट लिस्ट के बाद आपकी वेकेंट सीट पता चल जाएगी तो सेकेंड लिस्ट में आप लोग अपग्रेड अपनी करवा सकते हो सीट को, वेकेंट वाली को, तो उस हिसाब से आपका नंबर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ये होता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया कि मुझे जो लगता है कि अगर हम फर्स्ट लिस्ट की बात करें तो फर्स्ट लिस्ट में आपका लगभग 800 से 900 रैंक तक आप समझ सकते हो, 800 से 900 रैंक तक जाएगा। सेकेंड लिस्ट की अगर हम बात करें तो डबल ले लो एकदम, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1600, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया 1600 रैंक वाले सेकेंड लिस्ट में अट सकते हैं, एंड थर्ड लिस्ट में आपके अप्रोक्सीमेटली 2500, ठीक है, 2500 या 1800, मतलब 2000 से कह लो, 2000 से 1800, सॉरी 2000 से 2500 तक, ठीक है, इतने लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम तो मुझे जो लगता है भाई 1350 सीट्स है तो 2000 तक ही बहुत इनफ है, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि पेपर इस बार का टफ था, तो हो सकता है कि कुछ फर्क पड़ जाए यहाँ पर, तो देयरफॉर लेकिन फिर भी आप 2000 तक मान के चलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको समवेयर 2000 में तो लाई करना पड़ेगा आखिरी लिस्ट तक कहीं भी आने के लिए। तो ये हो गया आपका इस तरीके से रैंक का। अब बात की कौन सा रैंक तो कौन सा एनएलयू, तो अगेन हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सी रैंक, आपको लोगों को होता है ना कि मेरा इतना आ रहा है, अगर इतना रैंक आ गया मैम तो कौन सा एनएलयू मिल जाएगा, तो एक उसके रफ आइडिया को हम डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर दैट हम थोड़ा सा सीट्स का भी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप एनएलएसआईयू बैंगलोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास 100 सीट्स हैं, ठीक है, तो 100 सीट्स हैं, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो समवेयर आपको अंडर 200, ठीक है, अंडर 200 आपको यहाँ पर रैंक मिल सकती है, अंडर 200 वाले जितने भी रहेंगे वो समवेयर उनको एनएलएस मिल सकता है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट सेकेंड लिस्ट में दोनों को इंक्लूड करके बता रही हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है 100 सीट पे तुरंत ये नहीं होगा कि 200 वाले हो जाएंगे, दूसरी लिस्ट तक 200 रैंक वालों की चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अगेन वही बात है, प्रेफरेंस आपने क्या दिया है, आपको याद होगा आपने एक प्रेफरेंस लिस्ट दी थी तो उसको मत भूलना, क्योंकि कई बार लोग ये चीज भूल जाते हैं कि हमने प्रेफरेंस में तो शायद हमने 4th या 5th नंबर का हमने कॉलेज भर रखा है, यूनिवर्सिटी भर रखी है और हम एक्सपेक्ट एनालिस कर रहे हैं, तो आपको जो प्रेफरेंस भरा है वो यहाँ पर सब्जेक्ट टू प्रेफरेंस रहेगा। अगर आपने एनालिस नंबर 1 पे नहीं भरा है और आपका नंबर एनालिस लायक आ गया है तो भी अगर नंबर 1 पे फॉर एग्जाम्पल आपने कोलकाता भरा था तो आपको कोलकाता मिलेगा, आपका एनालिस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस उसके लिए थी। फिर उसके बाद हैदराबाद में आपकी 66 सीट है, एंड यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी क्लोजिंग रैंक, मतलब यहाँ पे आपकी क्लोजिंग रैंक समथिंग 250 तक हो सकती है, ठीक। फिर उसके बाद अब ये कोई नंबर नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड आपको पता है कि हमेशा फिक्स रहता है, एनएलएस बैंगलोर एंड देन हैदराबाद नालसार जो है आपका, ये लगभग सब फिक्स रहती है पोजीशन, लेकिन उसके बाद की पोजीशन चेंज होती रहती है, लाइक भोपाल, कोलकाता एंड जोधपुर ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट मैं नहीं कह सकती, बट स्टिल यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि भोपाल में आपकी है 60 सीट्स, तो भोपाल हो गया, कोलकाता हो गया और जोधपुर,
कोलकाता में आपकी हैं 100 सीट्स एंड जोधपुर में है आपकी 50 सीट्स, ठीक है। तो अब इन तीनों का लगभग लगभग मिलाकर अगर हम कहें तो यहाँ पर आपके चांसेस बन जाते हैं समथिंग अराउंड, कि अगर मैं भोपाल का बोलूँ तो भोपाल में क्लोजिंग रैंक आपकी लगभग 450, ठीक है। क्लोजिंग रैंक आपकी यहाँ पे 450 हो सकती है। कोलकाता पे अगर मैं जाऊँ तो आपकी क्लोजिंग रैंक 700 हो सकती है एंड जोधपुर के लिए आपकी अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग रैंक अगेन 700 to 800 हो सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग रैंक हियर, कि कितने रैंक पर यहाँ पे एडमिशन हट जाएगा। ये मैं फाइनल अब सबको कंसिडर करके मैं बोल रही हूँ, ठीक है, सारी लिस्ट को कंसिडर करके मैं यहाँ पर बता रही हूँ। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो गांधीनगर में आपकी 57 सीट्स हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद गांधीनगर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगेन 700 पे क्लोजिंग रैंक, क्योंकि मैंने कहा ना ऊपर नीचे रहेगा, यहाँ पे प्रेफरेंस बहुत वेरी करती है। लाइक एनएलएस और नालसार तो हर कोई 1-2 पे डाल देता है, ज्यादातर मतलब केसेस ये होते हैं 95% स्टूडेंट्स के। बट उसके अलावा क्या है कि बाकी ये जितने भी हैं, अब इसमें हर कोई देखता है अपने घर के पास क्या है, हमारे लिए कौन सा ज्यादा सही पड़ेगा, कहाँ जाने का मन है, ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं। तो डेफिनेटली ये सब अप्रोक्सीमेटली 700-800 में ये पूरा एक जो बीच का स्लॉट है ये आपका वेरी करता है। अब लखनऊ के लिए आरएमएल के लिए एक बहुत यूनिक बात है कि क्या भाई देखो, सबसे पहली बात तो आरएमएल में सबसे कम सीट है, 20 सीट है, ठीक है। एंड आरएमएल की एक खासियत है कि आरएमएल आपको सारे सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन देता है। जी हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन में देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव में देता है, आईपीआर में है, वहां पर इंटरनेशनल लॉ में है, तमाम भर भर के आपको सब्जेक्ट्स वहां पे मिल रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, लोगों की प्रेफरेंस आरएमएल रहती है। जी हाँ, आरएमएल रहती है, जिसके चलते ये बहुत क्विकली भरता है, क्योंकि 20 सीट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है अनरिजर्व की कम होगी। तो अब लखनऊ वाला जो आरएमएल है आपका, ये इसकी जो क्लोजिंग रैंक होती है ये 100 से 120 होती है, ठीक है, क्योंकि वही बात है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, तो लोगों को जब बाकी जगह नहीं मिल रहे हैं तो वो प्रेफर इसको करते हैं। तो इसके लिए इसकी क्लोजिंग रैंक 100 से 120 तक लगभग रहती है। पटियाला की बात करें तो आरजी एनुअल पंजाब, इसमें 60 सीट्स हैं आपकी एंड यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 1200 तक क्लोजिंग रैंक, ठीक है, 1200 तक है। फिर मैं मुंबई की बात करूं, महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर आपकी 50 सीट्स हैं एंड यहाँ पर क्योंकि दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल मुंबई वाला, क्योंकि मुंबई में वही है कि हर कोई सिटी की वजह से जाना चाहता है, फिर कभी लोगों को होता है ये तो पीछे नंबर पे आ रहा है, तो ये बहुत ही वेरिएशन लेके आता है समवेयर। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्लोजिंग रैंक 400 भी हो सकती है और 400 से ये वेरी कर सकती है आपकी लगभग 800 तक। जी हाँ, हो सकता है कि 400 पे भी खत्म हो जाए और हो सकता है कि 800 तक भी चला जाए। फिर अगर मैं हिदायतुल्ला पे जाऊं तो हिदायतुल्ला में आपकी 90 सीट्स हैं एंड 90 सीट्स के लिए यहाँ पर आपकी जो रैंक है वो कुछ 1200-1300 से स्टार्ट होके समथिंग आप समझ सकते हो कि 1500 तक वेरी करेगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये सीधी सी बात है, मैंने कहा कि ये डिपेंड करेगा सिर्फ प्रेफरेंस पे, लोगों ने क्या प्रेफरेंस भरी है और किस हिसाब से सीट लोग लेना चाहते हैं। फिर मैं कोची की अगर बात करूं तो कोची में आप 1700-1800 ये क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओडिशा की मैं बात करूं तो ओडिशा में 50 सीट हैं, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1800 से 1900, ठीक है, इसी के बाद जस्ट एंड देन आप रांची में 60 सीट्स हैं, रांची में यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 1200 से 1500, क्योंकि रांची में लोग प्रेफर करते हैं, रांची जाना पसंद करते हैं एज कंपैरिजन टू ओडिशा वगैरह, तो यहाँ पर आप 1200 से 1500 एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं सीट्स का बाइफर्केशन बता देती हूँ, लेकिन उसके बाद जो है वो धीरे धीरे नीचे होता चला जाता है, क्योंकि ये फिर सीरियल आपको ऐसा ही दिखेगा लगभग हर जगह। तो असम में आपकी सीट्स हैं 40, फिर आपकी विशाखापट्टनम में से सीट्स हैं 69, देन तिरुचिरापल्ली में आपकी सीट्स हैं 63 हैं, बेसिकली 60 हैं प्लस 3 है, 60 आपकी पहले से नोटिफाइड थी, 3 आपकी सुपर न्यूमरी हैं जो कि बाद में ओवर एंड अबव 60 नोटिफाई करी गई है बाय द गवर्नमेंट। फिर आपकी नागपुर में महाराष्ट्र वाले में आपकी 60 सीट्स हैं, औरंगाबाद वाले में आपकी 60 सीट्स हैं, फिर शिमला में आपकी हैं 80 सीट्स, देन धर्मशास्त्र जबलपुर में आपकी सीट्स हैं 57, जिसको हम 50+7 कहेंगे, अगेन 50 पहले से नोटिफाइड थी, 7 बाद में नोटिफाइड हुई। फिर आपका जेएनएलयू सिलवासा वाला जो कैंपस है वहाँ पे 33 सीट्स हैं एंड देन आपका त्रिपुरा जो है ये आपका 50
हाँ अगरतला 50 सीट्स यहाँ पर आपकी हैं। तो अब यहाँ की जो रेंज रहेगी, ये जो रेंज आपकी समथिंग रहेगी, आपकी आखिरी लिस्ट तक मैं बोल सकती हूँ, आखिरी लिस्ट जो आपकी होगी, अगर वो चौथी पांचवी लिस्ट देते हैं तो वहां तक आपकी जो रैंक वर्स्ट केस में जो जहां तक जा सकती है वो ये पूरे आपकी इसकी लगभग 1800 से 2000, ठीक है। एंड अगर पांचवी लिस्ट दे दी, बहुत सीटें खाली चली गई, तो 2500 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मैं वही कहूंगी अगेन कि 2000 से ऊपर सोचना मत, मिल जाए अच्छी बात है, बाद में हो जाए तो अपनी बाकी प्रेफरेंसेस भी लेके चलना, बाकी कंडीशंस भी समझते हुए चलना। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको ऐसा मिल जाने वाला है। तो ये फैक्टर हैं जो यहाँ पर वेरी करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से पर्टिकुलर एक एक उसका। अब वही जैसा कि मैंने कहा, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा आपको कि किस हिसाब से यूआर वालों को, ठीक है, यूआर का मैंने बता दिया। अब रिजर्व्ड वाले जो यहाँ पर ठहरे, तो वो अपना प्रीवियस ईयर के हिसाब से एक एनालिसिस करके वो अपना मतलब डिड्यूस कर सकते हैं कि कहाँ पे वो लाई कर रहे हैं। अगेन बार बार बोल रही हूँ, दिस इज वेरी मच टेंटेटिव, क्योंकि इस बार का पेपर वॉज वेरी शॉकिंग, शॉक दिया है स्टूडेंट्स ने, बहुत अनप्रेडिक्टेबल वो करके भी आए हैं। मतलब आई कैन नॉट से कि जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो नहीं अच्छा कर रहे थे उन्होंने बुरा किया है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की भी रही है। तो वी नेवर नो कि किस तरीके का यहाँ पर कट ऑफ निकल के आता है, कैसी रैंक कहाँ तक एडमिशंस जाते हैं। क्योंकि जैसे 2020 में आपका पेपर बहुत टफ आया था, कट ऑफ बहुत नीचे चली गई थी, अब आसानी से लोगों को एनएलयूज मिल गए थे, इन द सेम वे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होते होते लोगों का, मतलब क्या बोलूँ मैं, नेगेटिव भी चले जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा भी है। क्योंकि अगर 30-40 तक मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, 30-40 मार्क्स आ रहे हैं, तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आल्सो देयर जो नेगेटिव में भी नंबर ला सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही हो पाएगा। तो ये आपका कट ऑफ का पूरा क्राइटेरिया हो गया जो यहाँ पर फॉलो हम करेंगे, मतलब हमने यहाँ पे फॉलो किया। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप 2000 रैंक तक की उम्मीद रखिएगा, ठीक है। ऑल्सो जो मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताना चाहती हूँ वो ये है प्रेफरेंस लिस्ट को लेके। एक बार मैं फिर से इसके बारे में आपको डिटेल में बता देती हूँ। पहली बात तो आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट दे चुके हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस पे चेंज करने का कोई भी आपको मौका मिलेगा। अगर मिलता है तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, आप मौका मिले तो आप बदल लीजिएगा अपने मार्क्स वार्क्स के हिसाब से, आपको जैसा लगता है। बट कोई समझदारी नहीं है बदलने में, क्योंकि मार्क्स सीधी सी बात है आपके कम आएंगे तो आपको एनालिस्ट चाहिए। अगर नंबर 1 पे तो एनालिस्ट मिल नहीं जाएगा, आपको उसके लिए नंबर चाहिए। लेकिन अगर आपके नंबर एनालिस्ट वाले हैं और आपने नंबर 1 पे आरएमएल अगर रख रखा है तो आपको आरएमएल ही मिलेगा, आपको एनालिस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके नंबर आरएमएल वाले हैं और आपने नंबर 1 पे एनालिस्ट रख रखा है तो भी आपको आरएमएल ही मिलेगा, एनालिस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंस लिस्ट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ एक काम नहीं था, बहुत सोच समझ के इसको करना था। उस टाइम भी बताया था कि आपको सारी चीजें कंसिडर करके इसको भरना है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। तो फर्स्ट लिस्ट में तैयार रहें 900 रैंक तक वाले लोग, ठीक है। रिजल्ट आपका आ ही जाएगा तो आपको पता चल जाएगा 10 दिसंबर को। सेकेंड लिस्ट में तैयार रह सकते हैं आपके लगभग 1600 रैंक वाले लोग, या 800 भी मैं कह सकती हूँ। थर्ड लिस्ट आपकी हो गई तो यहाँ पर लगभग 2000 रैंक वाले तक तैयार हो सकते हैं, ठीक है। 1800 से 2000 ये वैरी करेगा। तो इस तरीके से आपका ये होने वाला है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से अपना मार्क्स स्कोर मिला लो, प्लीज आंसर की मैच कर लो। मैच करने के बाद थोड़ा एक आपको डायरेक्शन मिलती है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो डरे हुए हैं, दे आर नॉट मैचिंग द आंसर की, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, अगर आपका एलेट का पेपर लगा हुआ है तो आप एलेट का पेपर दे लो, फिर ये सब करो, नहीं तो माइंड डिस्टर्ब होगा। बट अगर आपका फिलहाल के लिए कोई पेपर नहीं लगा हुआ है तो डेफिनेटली इसको मैच कर लो, थोड़ा एक काम खत्म करो, अपने दिमाग में रखो क्लैरिटी एटलीस्ट, ठीक है। आपको एक्सेप्ट तो करना ही है, आज नहीं तो कल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपका कितना मार्क्स बन रहा है। तो जितना भी बन रहा है उस हिसाब से आपको पता, अभी जितना मैंने डिटेल एनालिसिस बता दिया तो आई गेस आपको पता चल ही जाएगा कि आपको एनएलयू मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो उस हिसाब से क्लैरिटी रखिए और आगे का अप्रोच अपना सेटअप करिए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको बाद में ना हो, कोई सरप्राइज वाली चीज़ आपके साथ ना रहे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ही ये लोग स्टूडेंट्स बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके कि कब होगा, कट ऑफ कैसे आएगी, कितनी होनी चाहिए,
क्या, तो इन सब के बारे में एक डिटेल एनालिसिस मैंने कर दिया। फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने, और आप भी एक बार आंसर की मैच करके थोड़ा सा इसके हिसाब से एक आइडिया ले लेना। अगेन कह रही हूँ टेंटेटिव है, कोई पक्का वाला नहीं है कि हाँ यही ऐसा होने वाला है, बट हाँ थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा, बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं आना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।